हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने खूबसूरत से चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हाँ, तो जो लोग 10th क्लास में एंट्री कर रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ जाता है तो आपको पूरी फिजिक्स बहुत ही इजी लगने लगेगी और इस चैप्टर को समझना बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले समझते हैं कि होती क्या है एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी, और इसका हिस्ट्री समझते हैं कि एक्चुअली आई कब और कब किसने क्या किया इसके संबंध में। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका सिंपल मतलब है इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिसिटी में होंगे इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रिसिटी जब बनती है जब हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, फ्लो, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास चार्ज ही तो है। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि कह ले इलेक्ट्रिसिटी या फिर कह ले इलेक्ट्रिसिटी, दोनों चीज एक ही होती है। इलेक्ट्रिसिटी को और क्या कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इसे हम और क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। तो ये कब बनती है, जब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जब चार्ज बहता है। अब चार्ज कौन सा फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो बात आती है कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों या प्रोटॉन क्यों नहीं, तो उसका हम अभी देखेंगे। मतलब क्यों कि इलेक्ट्रॉन ही हमने लिया करंट बनाने के लिए, प्रोटॉन को क्यों नहीं लिया। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो चार्ज होता है बेसिकली वो चार्ज दो टाइप का होता है कहें तो। चलिए ठीक है, पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन का ही यूज क्यों किया। तो इलेक्ट्रिक करंट, अगर करंट से हम इलेक्ट्रिक को समझे तो मतलब ये है करंट का धारा, मतलब कि किसी भी साइड में या किसी भी डायरेक्शन में कितनी ज्यादा धारा करंट फ्लो हो रही है। मतलब जैसे जल धारा होती है ना, तो पानी बहुत सारा बह रहा है तो वो हो गई जल धारा। ऐसे जब बहुत सारा चार्ज फ्लो होता है तो वहां पे होती है इलेक्ट्रिक करंट, और वो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिया गया, तो देखिए आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा मैटर या फिर कह ले एटम वाला, जिसमें होता क्या है, न्यूक्लियस में जो चीज होती है वो क्या होती है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर हम एक एटम बनाए तो ये उसका न्यूक्लियस हो गया, इसमें प्रोटॉन और हमारे पास न्यूट्रॉन हो गए, और इसके जो सेल होती हैं यानी कि इसकी जो कक्षाएं होती है उसमें कौन आजादी से घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये बेसिकली एक एनर्जी से बंधे होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी। हालांकि ये आपको पूछा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन आपको नॉलेज के लिए याद रखना है, न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंधे हुए हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये होते हैं थोड़े वेल्ले टाइप, मतलब कि अगर इनको हल्की से भी बाहर से हम एनर्जी दे दें तो वो जो है अपनी जो सेल है उसे छोड़ के निकल लेंगे, कहेंगे भाई मैं तो चला टहलने। तो इलेक्ट्रॉन जो है आराम से निकल जाते हैं, मतलब आराम से कह सके हम मूव कर सकते हैं, यानी कि फ्लो हो सकते हैं। और जब चार्ज फ्लो होगा तभी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट बन रही होगी। तो इसलिए हमने एक तो इलेक्ट्रॉन के बेस पे इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया, और दूसरा रीजन इसका ये हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका मास बहुत ही कम होता है। अब मास कितना कम होता है अगर उसकी हम बात कर लें, तो इलेक्ट्रॉन पे जो मास होता है वो होता है कुछ 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। इतना ये कम होता है, इतना कम, बहुत ही कम होता है, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी बहुत कम। और अगर वही बात कर ले प्रोटॉन पे मास, तो वो इसकी तुलना में बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। हालांकि होता तो कम उस पे भी है। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। मतलब कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और कितना ज्यादा है अगर हम बात करें तो लगभग 1837 गुना ज्यादा होता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन हल्का है तो आराम से मूव कर सकता है, पहली बात होगी। दूसरी बात क्या होगी, इलेक्ट्रॉन जो है आराम से अपनी ऑर्बिट को छोड़कर निकल सकते हैं, ठीक। तो मतलब कि उसमें चार्ज आराम से फ्लो हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। और अगर बाय द वे प्रोटॉन हल्का होता है या प्रोटॉन बाहर होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी ना होकर इसका नया नाम क्या होता, प्रोटोसिटी होता। बात कर ले न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन तो आपको पता ही है न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल वर्ड का मतलब ये है कि जितना उस पर प्लस चार्ज है उतना ही उस पर माइनस चार्ज है, ठीक। तो अब इसके बाद चार्ज वर्ड आया कि मतलब इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारे पास
कौन सी चीज होनी चाहिए, बेसिकली चार्ज होनी चाहिए, बिना चार्ज के कोई काम नहीं होगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा और हम देख लेते हैं इसका हिस्ट्री, इलेक्ट्रिक करंट का हिस्ट्री देख लेते हैं कि एक्चुअली करंट आया कैसे, करंट पे किस किस साइंटिस्ट ने वर्क किया। तो करंट पे बहुत साइंटिस्टों ने वर्क किया, जिसमें से कुछ साइंटिस्ट मेन है, उसमें से 3 साइंटिस्ट जो है वो बहुत ही मेन है। पहले हो गए हमारे पास साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन हो गए? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने लगभग 1750 के आसपास पे एक अपना जो है कह सकते हैं अपना एक फिनोमिना दिया, या अपना एक रिसर्च पेपर दिया, या अपना एक थ्योरी दी, या कह सकते हैं अपना एक प्रैक्टिकल दिया, कुछ भी कह सकते हैं। तो 1750 में इन्होंने चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया और कहेगा स्टैटिक करंट का। स्टैटिक वर्ड मतलब कि रुकी हुई करंट। तो इन्होंने बताया स्टैटिक करंट के बारे में। इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनका नाम आप जानते ही होंगे, थॉमस एडिसन, यानी थॉमस एल्वा एडिसन। इन्होंने अपने बल्ब को जलाने के लिए बनाई डीसी करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट। कैसी करंट? डायरेक्ट करंट। तो थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाई डीसी करंट। फिर इसके बाद जो तीसरे साइंटिस्ट आए वो थॉमस एल्वा एडिसन के ही क्या थे? थॉमस एल्वा एडिसन के ही कह सकते हैं एक हिसाब से स्टूडेंट थे। उनका नाम था निकोला टेस्ला, जिनको आप निकोलस टेस्ला भी कहते हैं। ये आज के नहीं, ये भी कब के हैं? 1880-88 के आसपास के हैं। तो इन्होंने डीसी करंट का ही एक अल्टरनेटिव बनाया, उसका नाम हुआ अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट, ठीक। तो आप देख लेते हैं कि जो 3 टाइप की करंट है इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या है। हालांकि आपको जो पढ़ना है वो डीसी करंट के बारे में ही पढ़ना है पूरे 10th क्लास में। तो देख लेते हैं कि होती क्या है डीसी करंट। तो डीसी करंट देखिए बेसिकली ऐसी करंट होती है जिसमें फेज चेंज नहीं होता है। फेज चेंज नहीं होता है वो आपको कब समझ में आएगा? ये आपने लिख लिया, इसको इरेज कर दें। चलिए ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। तो देखिए फेज कब चेंज होता है, अगर हम ये बात करें तो उसको हम 2 ग्राफ से समझ सकते हैं, वोल्टेज और करंट का ग्राफ। अब वोल्टेज आपको इसके बाद में हम पढ़ाएंगे, आप केवल वोल्टेज वर्ड याद रखना है। तो देखिए जब हम वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये एक्स और वाई एक्सिस तो लेनी ही होती है। तो जो ये हो गया हमारे पास वोल्टेज, और ये हो गया करंट। तो जब हम डीसी करंट के लिए ग्राफ बनाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन का ग्राफ मिलता है। यानी कि ये जो ग्राफ है इसमें आपको ये दिख रहा है कि हमेशा जो है करंट या वोल्टेज सेम रह रहा है, बदल नहीं रहा है। तो ये हो गया किसके लिए? डीसी करंट के लिए, जिसका हम यूज भी करेंगे अपने क्लास 10th में पूरी। और अगर बात करें हम अल्टरनेटिव करंट की, तो अल्टरनेटिव करंट कुछ अलग होता है सिस्टम। अल्टरनेटिव करंट क्या कहता है? मैं तो हर बार बदलूंगा, मुझे तो बेवफा बनना है। तो ये हो गया अल्टरनेटिव करंट का मतलब। तो ये काहे का ग्राफ हो गया? ये हो गया एसी करंट का, एसी करंट। बात कर ले एग्जांपल की डीसी करंट की, तो डीसी करंट आजकल जो है कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल जाएगी? सोलर वाली बैटरीज हो गई और इन्वर्टर वाली बैटरीज हो गई, तो इसमें सब में देखने को मिल जाएगी। एसी करंट जो आपके घर 240 वोल्ट की सप्लाई आती है वो काहे की होती है? एसी करंट की होती है। अब एसी करंट का कॉन्सेप्ट क्यों आया? एसी करंट को निकोला टेस्ला ने दिया और लोगों ने एक्सेप्ट क्यों कर लिया? ये क्यों नहीं कहा कि थॉमस एडिसन ने डीसी बनाई वही हम यूज करेंगे? देखिए होता क्या था, जो डीसी करंट होती थी इसमें जो है एनर्जी का लॉस, काहे का लॉस? एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होता था, ठीक। और उसकी तुलना में जो एसी करंट है इसमें एनर्जी का लॉस क्या होता है? एनर्जी का लॉस इसमें कम होता है। यानी कि इसमें एनर्जी लॉस होता है क्या? कम। इसमें होता है एनर्जी लॉस ज्यादा। तो इसलिए डीसी करंट से लोग एसी करंट की तरफ शिफ्ट हो गए। जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने करंट बनाकर बेची वो थे थॉमस एल्वा एडिसन। इन्होंने अपनी डीसी करंट को सबसे पहले 49 लोगों को सेल किया। और अगर हम बात कर ले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कैसे करंट की डिस्कवरी की या फिर कैसे करंट के बारे में बताया, जो बताया स्टैटिक करंट। तो एक समय था ऐसा जब ये लाइटनिंग हो रही थी, मतलब कि बादल आदल थे उस समय, तो ये उड़ा रहे थे अपनी पतंग, यानी कि काइट उड़ा रहे थे। तो जो काइट उड़ा रहे थे उसमें जो मांझा लगा था वो सिल्क का लगा था। अब सिल्क होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर का मतलब ये है कि जिसमें करंट फ्लो हो सके। तो ये जब पतंग उड़ा रहे थे तो अचानक लाइटनिंग हुई, मतलब कि अचानक बिजली चमकी। तो इनको क्या फील हुआ? इनको फील हुआ कि इनको थोड़ा सा लगा है झटका। तो झटका फील हुआ जिससे इन्होंने बता दिया कि जो है इसमें स्टैटिक करंट है। तो इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे दे दिया। हालांकि आपको ये नाम याद रखने आपके नॉलेज के लिए है, आपकी बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछा जा रहा होगा। तो ये हो गया हमारे पास कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक करंट का। और अब इसके बाद हमें देखना है क्या? अब इसके बाद हमें देखना है कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज बेसिकली क्या होता है ये आपको शायद पता हो, 9th में आपने पढ़ा ही होगा। तो अगर हम चार्ज की बात करें
तो चार्ज कितने टाइप का होता है? चार्ज होता है सबसे पहले दो टाइप का, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, अच्छा चार्ज, बुरा चार्ज। हाँ, अच्छा बुरा ऐसे भी कह सकते हो, गंदा खराब कुछ भी कह लो। चार्ज होता है कितने टाइप का? चार्ज होता है दो टाइप का। अब हमें करंट के लिए कौन सा चार्ज चाहिए? गंदा वाला चार्ज नहीं, हालांकि अच्छा चार्ज तो है, करंट बना रहा है, लेकिन करंट जान भी ले रही लोगों की, तो गंदा भी चार्ज है। हर चीज के दो नेचर होते हैं, अच्छा और खराब। तो वैसे ही हमारे पास चार्ज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। अब जो चार्ज है वो बेसिकली होता है दो टाइप का, और जो चार्ज है ये किसकी प्रॉपर्टी है? आपने क्लास 9th में मैटर पढ़ा था, वहां पे पढ़ा था आपने कि जो मैटर होता है उसमें मास होता है। मास मतलब कि ये इसका कुछ तो मास होगा, इलेक्ट्रॉन का भी मास है, इसलिए वो मैटर की प्रॉपर्टी है। जो मैटर होता है वो मास होता है, वो स्थान घेरता है, यानी कि मैटर हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो वैसे ही चार्ज भी क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये भी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। अब वो मास क्या बताता था? कोई चीज कितनी हल्की है या कोई चीज कितनी भारी है। तो ये क्या बताता है? विच डिस्क्राइब्स अट्रैक्शन, क्या? अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, याद रखिएगा, ये होता ही रहता है अट्रैक्शन और रिपल्सन कहीं ना कहीं। अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ मैटर्स, यानी कि जो चीजें हैं, किन चीजों के बीच अट्रैक्शन होगा, कौन सी चीज आ जा मुझे लग जा गले कहेंगी, और कौन सी चीज कहेंगी जा दफा हो, यानी कि किन चीजों के बीच में रिपल्सन होगा। तो ये डिस्क्राइब करता है क्या? चार्ज डिस्क्राइब करता है। बात करें हम चार्ज के सिंबल की, तो चार्ज का हमारे पास सिंबल हो जाता है कैपिटल क्यू। बात करते हैं अब हम चार्ज की यूनिट की, तो चार्ज की यूनिट जो होती है वो एसआई यूनिट क्या होती है? कूलाम्ब। क्या? कूलाम्ब। कूलाम्ब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज पे वर्क किया, तो इनके नाम पे चार्ज की क्या दे दी गई? यूनिट दे दी गई। ठीक है, तो कूलाम्ब होती है क्या हमारे पास? चार्ज की यूनिट। अब इसके बाद हम बात कर लें चार्ज की छोटी यूनिट। छोटी यूनिट की नीड हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जो कूलाम्ब है ये बहुत बड़ा चार्ज है। एक कूलाम्ब बहुत बड़ा चार्ज होता है। कितना बड़ा चार्ज होता है वो अभी आपको पता चलेगा। तो देखिए, छोटी यूनिट अगर हम बात कर लें तो एक इसकी छोटी यूनिट होती है क्या? मिली कूलाम्ब। मिली कूलाम्ब। मिली कूलाम्ब को हम लिखते हैं ml से, और एक मिली कूलाम्ब बराबर होता है 10 की पावर -3 कूलाम्ब। इतना छोटा होता है, यानी कि हजारवा भाग, एक कूलाम्ब का हजारवा भाग, एक कूलाम्ब से 1000 टाइम कम होता है जो एक मिली कूलाम्ब। और दूसरी जो होती है वो होती है माइक्रो कूलाम्ब। क्या? माइक्रो कूलाम्ब। कूलाम्ब ये क्या होता है? एक माइक्रो कूलाम्ब। माइक्रो कूलाम्ब का सिंबल यू बनाएं और यहां से डंडा निकाल दें, तो माइक्रो कूलाम्ब, एक माइक्रो कूलाम्ब होता है 10 की पावर -6 कूलाम्ब, यानी कि मिली कूलाम्ब से भी 1000 टाइम कम। तो ये हो गए हमारे पास दो छोटी यूनिट। हालांकि यूनिट बहुत है, लेकिन आपको दो ही यूनिट याद रखनी है क्योंकि इतनी ही आपको जरूरत पड़ रही होगी। और अब हम बात कर लें जो चार्ज है ये स्केलर है या वेक्टर है। तो ये है स्केलर। जो चार्ज है वो क्या है हमारे पास? यानी कि क्यों जो चार्ज है वो क्या है? बेसिकली जो चार्ज है हमारे पास वो स्केलर है। स्केलर का मतलब ये कि चार्ज के लिए हमें कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं चाहिए। चार्ज किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। और वेक्टर के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, यानी कि चार्ज के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गई हमारी बात चार्ज की। अब हम बात कर ले चार्ज कितने टाइप का होता है। तो आपको बताया हमने चार्ज दो टाइप का होता है, पहला पॉजिटिव चार्ज और इसके बाद दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास दो टाइप का चार्ज हो गया। अब कब रिपल होगा, कब अट्रैक्ट होगा, ये आप कैसे जानेंगे? कि मतलब कि कब जो मैटर है, जो दो चीजें हैं वो रिपल करेंगी और कब अट्रैक्ट करेंगी, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो देखिए, जब चार्ज, चलिए देखिए बारिश आ गई। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब अगली वीडियो में हम अगला डिस्कस करेंगे। ठीक, तब तक के लिए ओके, टाटा, गुड बाय।